हाय एवरीवन। आज जो CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से कुछ मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, और आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम याद है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट जो सेशन है उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स से जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया था वो पहले कर लेते हैं। कि ऐसा एक क्वेश्चन था कि गिवन था L स्क्वायर हाई that is equal to 6 of h कट स्क्वायर ऑफ हाई, एंड इसके साथ Lz ऑफ हाई that is equal to 2 of h कट ऑफ हाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये दो डाटा गिवन था, तो क्वेश्चन में पूछा गया था Lx स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, जो ऑप्शन में था कि 0, नेक्स्ट जो ऑप्शन था कि 4h कट स्क्वायर, एंड थर्ड जो ऑप्शन था 2h कट स्क्वायर, एंड फोर्थ जो ऑप्शन था h कट स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान था, पार्ट बी में आया था। तो पहले तो क्या है कि Lz इक्वल टू होता है कि Lz का जो आइगन वैल्यू होता है कि mh कट, एंड L स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है L ऑफ L प्लस 1 h कट स्क्वायर। तो ये जो दो डाटा गिवन था उसमें से कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू मिल रहा है कि 2, एंड L का वैल्यू जो मिल रहा है कि देखिए कि L का वैल्यू आ रहा है, तो इसमें कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग कि a इक्वल टू था 6, तो इसमें से जो L का वैल्यू आ रहा है कि 2 एंड -3। तो देन Lx स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन वैल्यू होता है कि h कट स्क्वायर अंडर 2 ऑफ L माइनस दिस इज L प्लस 1 माइनस ऑफ m स्क्वायर, ये होता है Lx स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा देखिए क्या आना चाहिए था कि h कट स्क्वायर अंडर 2 और L का वैल्यू 2 ले लीजिए, तो क्या आ रहा है कि 6 माइनस और m क्या था कि 2, सो दैट मीन्स 4, सो दैट मीन्स h कट स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वांटम से क्वेश्चन आया था कि एक 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन था, तो जिसका हैमिल्टोनियन गिवन था कि a इज इक्वल टू px स्क्वायर अंडर 2m प्लस py स्क्वायर अंडर 2m प्लस हाफ ऑफ m ऑफ ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, एंड इसके साथ जो था कि 2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो एक 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर था जिसमें हैमिल्टोनियन गिवन था। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो था कि द डिजेनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल 27 अंडर 2 h कट ओमेगा। तो इस एनर्जी लेवल के लिए डिजेनरेसी क्या होगा, द डिजेनरेसी ऑफ दिस लेवल, दिस एनर्जी लेवल दैट इज 27 अंडर 2 h कट ओमेगा क्या होगा। जो ऑप्शन जो था कि 7, सेकेंड जो ऑप्शन था कि 8, थर्ड ऑप्शन जो था 13, एंड फोर्थ जो था 14। तो ये जो हैमिल्टोनियन गिवन था ये देख के आपको लग रहा है कि आपको पता भी चल रहा है एक एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओमेगा का वैल्यू फिक्स नहीं है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर दोनों टाइप का होता है कि आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक। तो इसमें एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन था, तो पहले आपको जो करना था कि ये हैमिल्टोनियन को एनर्जी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हैमिल्टोनियन इक्वल टू px स्क्वायर अंडर 2m प्लस हाफ ऑफ m ऑफ ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, एंड नेक्स्ट जो y का टर्म था कि py स्क्वायर अंडर 2m, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म था इसको ऐसे लिख सकते हो कि हाफ ऑफ m ऑफ 2 ओमेगा का स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर।
तो ऐसे लिखने से क्या हुआ कि देखिए कि इसमें से जो रिजल्ट आ रहा है कि एक्स की डायरेक्शन में कि nx प्लस हाफ ए स्क्वायर ओमेगा, ये तो सिंपली जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्म होता है ऐसे ही है। तो बट यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक जो y के डायरेक्शन में दिस इज वाई स्क्वायर, एक्चुअली दिस इज वाई स्क्वायर। सो y के जो डायरेक्शन में देखिए कि y के डायरेक्शन में जो ओमेगा का वैल्यू है वो क्या है कि 2 ओमेगा। तो इसलिए इसका जो फॉर्म होगा कि ny प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर 2 ओमेगा। तो ये है एनर्जी का फॉर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना था कि ये जो एनर्जी गिवन था उसमें से आपको स्पेसिफिक फॉर्म में एनर्जी को डिफाइन करना था। तो ऐसे अब लिख सकते थे। तो ए इक्वल टू क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए इक्वल टू 27 ए स्क्वायर ओमेगा। तो देन देखिए क्या आ रहा है कि यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है कि nx प्लस 2 ऑफ ny प्लस हाफ प्लस 1, so that means 3 under 2 that is equal to 27 under 2। तो फिर nx प्लस 2 ऑफ ny that is equal to 12 आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या था कि एक रिलेशन आपको मिल गया। तो इस रिलेशन से आपको बताना था कि जो डिजेनरेसी होगा इस एनर्जी लेवल का क्या होगा। तो वो भी देख लेते हैं। इसका जो पॉसिबिलिटी है nx ny का वैल्यू वो आप अरेंज करके बता सकते थे कि क्या होगा इसका डिजेनरेसी। तो अभी आपको nx ny को सिलेक्ट करना है और उसमें 12 को ऐसे क्या है कि रिअरेंज करके देखना है कि कितना nx ny का पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो जैसे है देखिए कि आप हार्मोनिक ऑसिलेटर था तो इसलिए n का वैल्यू 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसको आप 0 कर दीजिए और इसको आप 6 कर दीजिए। बट यहाँ पे क्या था कि nx प्लस 2 ny, तो फिर nx प्लस 2 ny देखिए कि 12 आ रहा है। तो आपको देखना है कि कौन कौन सा पॉसिबिलिटी में 12 आएगा, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी था, तो इस एनर्जी लेवल में वो जो रिजल्ट था वो इक्वल होगा, ठीक है, nx ny का डाटा से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या करना था कि आप इसको 5 भी कंसिडर कर सकते हो। तो तब क्या होगा कि 10 प्लस 2 ये भी एक पॉसिबिलिटी होगा। तो नेक्स्ट इसको 4 कंसिडर करिए। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 4, तो ये भी पॉसिबिलिटी सही है। तो नेक्स्ट देखिए कि ये इसको 3 भी कंसिडर कर सकते हो कि 3 2 ज़ा 6 प्लस 6, तो 12 आ रहा है। तो नेक्स्ट इसको 2 भी कंसिडर कर सकते हो कि 2 2 ज़ा 4 प्लस 8, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इसको आप 1 भी कंसिडर कर सकते हो। तो इसमें क्या आ रहा है कि 2 प्लस 10, ठीक है। तो और देखिए और क्या होगा इसमें कि इसको अब 12 भी कर सकते हो, इसको 0 कर सकते हो। तो ये भी 12 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो पॉसिबिलिटी था शायद ऐसे ही टोटल 7 पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो ये थोड़ा आप भी चेक कर लीजिए। तो मेरे को लग रहा है कि इसका रिजल्ट जो होगा 7, ठीक है। तो जो डिजेनरेसी होगा इसका 7। एक क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम से आया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन था, 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। कि देखिए क्वेश्चन क्या था कि रेडियल पार्ट गिवन था हाइड्रोजन एटम का 2 स्टेट के लिए, और उसमें बोला गया था द प्रोबेबिलिटी पी आर फाइंडिंग द बिटवीन डिस्टेंस r से लेके r प्लस डी आर फ्रॉम द सेंटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द स्केच। तो कुछ प्रोबेबिलिटी का साथ कुछ जो डिस्टेंस था उसमें कुछ ग्राफ गिवन था, जैसे कुछ ऑप्शन जैसे था, तो ऐसे एक था। और ये जो कांस्टेंट है इसमें शायद चेंज हो सकता है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेरे को ऐसे मिला है, तो आप लोग चेक भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्या था कि एक ऑप्शन ऐसे था डिस्टेंस के साथ प्रोबेबिलिटी जो है कि ऐसे एक था, और बाकी जो 2 ऑप्शन था
ऐसे था। और नेक्स्ट जो ऑप्शन था कि ऐसे था। तो देखिए कि अभी क्वेश्चन में क्या करना था कि रेडियल वेव फंक्शन गिवन था हाइड्रोजन एटम के लिए। तो क्या होता है कि सम कांस्टेंट और इसमें जो होता है कि लैग्रेंज पॉलिनोमियल एंड देन क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल जो टर्म, तो वही था। बट यहाँ पे तो बोला गया था कि ए जो डिफाइन होता है कि n इक्वल टू 2 के लिए और l इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि जो होता है कि n एल से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे 2 0 स्पेसिफिक गिवन था। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो 2 0 स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन का जो रेडियल ग्राफ मिलता है, तो जो क्या होता है कि एक्चुअली ऐसे आता है, ठीक है। तो अभी बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी, बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि प्रोबेबिलिटी क्या बोला गया था, एक रेंज में पूछा गया था कि r से r प्लस dr तक। तो इसलिए क्या होगा कि उसको कैलकुलेट करना होगा पहले, तो देन आप डिफाइन कर पाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है कि r से r प्लस dr के अंदर कैलकुलेट करने बोला गया था। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है कि साई ऑफ मॉड स्क्वायर ऑफ 4 पाई r dr। बट इसमें एक वॉल्यूम एलिमेंट, तो ये है कि वॉल्यूम एलिमेंट, और इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी आएगा जो है कि r स्क्वायर। तो इसलिए क्या होगा कि r स्क्वायर ऑफ साई मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो देन तो इसमें से देखिए क्या आ रहा है कि r स्क्वायर ऑफ r स्क्वायर, क्योंकि साई का मॉड स्क्वायर दैट मीन्स r स्क्वायर। तो वो करने से आपको जो एक्चुअली जो मिलेगा कि जो ग्राफ आएगा इसका जो है कि ऐसे। तो दैट मीन्स जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है कि ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन मेरे को मिला है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। कि क्वेश्चन में एक गिवन था कि हैमिल्टोनियन सिस्टम में गिवन था कि जो हैमिल्टोनियन था P1 P2 प्लस Q1 Q2। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका लैग्रेंजियन क्या होगा, लैग्रेंजियन क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन स्पेसिफिक था, तो बट मेरे को नहीं मिला है। तो इसका जो सॉल्यूशन कैसे करना था वो देख लीजिए, और इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो भी हम लोग इसमें बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो है कि जो देखिए कि हैमिल्टोनियन क्या होता है कि हैमिल्टोनियन इज ए फंक्शन ऑफ क्यू के, पी के एंड टी। हैमिल्टोनियन का मतलब होता है कि हैमिल्टोनियन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम एंड टाइम पे डिपेंडेंट करता है। और लैग्रेंजियन जो फंक्शन होता है, लैग्रेंजियन इज ए फंक्शन ऑफ दिस इज द क्यू के एंड क्यू के डॉट एंड टाइम, दैट मीन्स जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी एंड टाइम। तो यहाँ पे देखिए कि जो हैमिल्टोनियन गिवन है, इसमें से देख के पता चल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या है कि 2 है, ठीक है। जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है कि 2 है कि Q1 एंड Q2। तो फिर आपको क्या करना था कि लैग्रेंजियन कैलकुलेट करना था। तो हैमिल्टोनियन का जो फंक्शन होता है, तो इसमें एक रिलेशन आता है कि हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन में जो है कि H इक्वल टू समेशन ओवर ऑफ I ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस एल। बट अभी आपको बोला गया था कि एल क्या होगा। तो एल का वैल्यू होगा कि समेशन ओवर पी के क्यू के डॉट एंड माइनस ऑफ एच। तो यहाँ पे क्या था कि 2 कोऑर्डिनेट था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो इसलिए लैग्रेंजियन जो होगा कि एक बार तो Q1 के लिए आएगा। सो Q1 के लिए एक बार P1 P2 जो था जनरलाइज्ड मोमेंटम बोला गया था, ठीक है। तो क्या होगा कि P1 Q1 डॉट प्लस P2 Q2 डॉट माइनस H। तो H का मतलब P1 P2 माइनस Q1 Q2। देन जो है कि हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन जो होता है कि पी के डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एच बाई डेल क्यू के एंड क्यू के डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी के। तो यहाँ से देखिए कि P1 डॉट का वैल्यू जो आ रहा है कि माइनस ऑफ डेल एच अंडर डेल Q1, सो दैट मीन्स माइनस ऑफ Q2 आएगा। तो सिमिलरली P2 डॉट इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ
Q1। तो अभी देखिए कि Q डॉट इक्वल टू क्या आएगा सिमिलरली, तो Q1 डॉट इक्वल टू आ रहा है कि P1 Q1 डॉट इक्वल टू डेल एच अंडर डेल P1 आएगा, सो P2 एंड सिमिलरली Q2 डॉट इक्वल टू P1। ठीक है, तो अभी आप एक काम करें, पहले जो Q1 डॉट था उसको P के फॉर्म में लिख दीजिए। तो दैट मीन्स P1 यहाँ पे आ रहा है कि P2 प्लस P2, Q2 डॉट का मतलब है कि P1 माइनस ऑफ P1 P2 माइनस ऑफ Q1 Q2। तो क्या आ गया कि ये दो टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आया कि P2 P1 माइनस Q1 Q2। बट एक चीज़ ध्यान में रखना था कि लैग्रेंजियन जो होता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम का फंक्शन नहीं होता है, तो इसलिए इसको आपको जनरलाइज्ड वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है। तो P2 का मतलब है Q1 डॉट, P1 का मतलब है Q2 डॉट। सो यहाँ से जो मिल रहा है कि Q1 डॉट Q2 डॉट माइनस Q1 Q2। तो ये ऐसा एक ऑप्शन था, तो वो एक स्कंद का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना था कि लैग्रेंजियन कभी भी मोमेंटम का फंक्शन नहीं होता है। तो ऐसे भी एक ऑप्शन था तो कि P2 P1 माइनस Q1 Q2, वो सही नहीं होगा। कि ये बेसिक जो कंसेप्ट है कि लैग्रेंजियन ऑलवेज फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा Q1 डॉट Q2 डॉट माइनस Q1 Q2। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से था। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू x स्मॉल p and x, so this is alpha, sorry this is alpha p under x and small p that is capital P equal to beta x square। x and p जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो गिवन था बिटवीन द कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड द मोमेंटम। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो दो हो रहा है वो क्या है कि बोला गया था कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, द कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा मस्ट सेटिस्फाई, जो है कि अल्फ़ा एंड बीटा के अंदर जो कंडीशन आएगा तो कौन सा होगा कैनोनिकल होने से, मतलब कैनोनिकल हो रहा है एक्स एंड पी। तो इसमें आपको बताना था कि अल्फ़ा एंड बीटा जो कांस्टेंट है उसका रिलेशन क्या होगा। तो जो ऑप्शन था 1 प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन जो था 1 माइनस हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड ऑप्शन जो था 1 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ ऑप्शन जो था 1 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए कि अभी क्या करना था कि कैनोनिकल तो बोला गया था, तो कैनोनिकल का जो कंडीशन होता है कि एक्स पी और पॉइसन ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंडीशन होता है कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एक्स पी, बाहर में स्मॉल क्यू स्मॉल पी इक्वल टू 1। तो पॉइसन ब्रैकेट का एक्सपेंशन कर दीजिए कि डेल एक्स अंडर डेल क्यू डेल पी अंडर डेल पी माइनस हो डेल एक्स अंडर डेल पी अंडर डेल एक्स, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये क्या है कि डेल एक्स अंडर डेल क्यू क्या आ रहा है, देखिए डेल एक्स अंडर डेल क्यू, तो वो तो क्या है कि अभी 0 है, हाँ एक्स से डिफरेंट क्यू से, ओ सॉरी दिस इज एक्स एक्चुअली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक्स कर दीजिए। ठीक है, हाँ तो करेक्ट। तो क्यू जो है कि अभी पोजीशन कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर रहा है और पी जो मोमेंटम वो सही है, तो डेल एक्स अंडर डेल एक्स तो ठीक है। बट इसमें तो कुछ तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, बट देखिए कि डेल पी अंडर डेल पी, तो यहाँ पे तो पी का कोई भी टर्म नहीं है, तो क्या होगा कि 0 होगा। ठीक है, माइनस डेल एक्स अंडर डेल पी क्या होगा कि अल्फ़ा अंडर एक्स आ रहा है, एंड यहाँ पे जो आ रहा है कि 2 बीटा ऑफ एक्स इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स एक्स कैंसिल आउट, सो दैट मीन्स माइनस ऑफ 2 बीटा एक्स 2 अल्फ़ा, सॉरी दिस इज माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो फिर क्या होगा कि 1 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा कि
1 प्लस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ये भी एक मैकेनिक्स से था कि एक स्प्रिंग सिस्टम था जहाँ पे टू आइडेंटिकल मास गिवन था और जो स्प्रिंग कांस्टेंट था ये दो भी इक्वल था। तो बोला गया था कि द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो क्या होगा। तो देखिए पहले इसमें क्या करना था, स्मॉल ऑसिलेशन का जो पार्ट है उसमें से पूछा गया था। तो इसमें पहले ये जो फास्ट पार्टिकल है और फास्ट बॉडी है तो इसका कुछ एक आप कोऑर्डिनेट कंसिडर करिए कि x1 और इसका जो कोऑर्डिनेट है कि x2, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x2। तो फिर फास्ट जो एम बॉडी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का क्या होगा देखिए कि हाफ ऑफ एम ऑफ x1 डॉट स्क्वायर। तो सिमिलरली सेकेंड बॉडी के लिए वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ ऑफ एम ऑफ x2 डॉट स्क्वायर। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म आ गया, बट आपको क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से लिखना था। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है देखिए कि हाफ ऑफ k ऑफ x1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ तो क्या है कि आप इस सस्पेंशन से कंसिडर कर रहे हो तो फास्ट जो बॉडी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है x1, बट सेकेंड बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल x2 है, बट अभी x1 इसके लिए है। तो ये जो डिफरेंस है कि x2 माइनस x1 वो सेकेंड बॉडी के लिए आएगा। तो इसलिए सेकेंड बॉडी के लिए क्या होगा कि हाफ ऑफ के x स्क्वायर ही तो है बट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि आपको स्मॉल ऑसिलेशन के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के टाइम आपको क्या करना होता है कि मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हाफ ऑफ k ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ k ऑफ x1 x2। तो फिर काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है x1 x2, तो इसलिए जो मैट्रिक्स होगा कि वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा। सो दैट मीन्स 2 ऑर्डर का होगा। तो देखिए कि पहला क्या होगा कि इसमें जो आएगा कि m, क्योंकि जो कंपोनेंट होता है कि हाफ ऑफ x1 डॉट्स का स्क्वायर के अलावा जो टर्म रहता है वही इसमें कंपोनेंट होता है कि t11। तो ऐसे करके देखिए कि t12 का कोई कंपोनेंट नहीं है, x1 डॉट x2 डॉट का कोई मल्टीप्लिकेशन टर्म रहता तो अब उसको कंसिडर करते, बट यहाँ पे तो नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि 1-2 का टर्म 0 एंड सिमिलरली 2-1 का टर्म भी 0। बट जब आप x2 का डॉट स्क्वायर कर रहे हो मतलब t22 का वैल्यू कंपोनेंट लिख रहे हो, मतलब t मैट्रिक्स का जो t22 लिखना चाह रहे हो तो क्या होगा कि m आएगा। तो आपको लिखना है कैसे कि हाफ ऑफ एम स्क्वायर के अलावा जो टर्म आएगा। सो यहाँ पे m आ गया। तो नेक्स्ट देखिए कि v का वैल्यू क्या आएगा। तो पहला तो क्या है कि सिमिलरली पोटेंशियल के एनर्जी के केस में हाफ ऑफ के x स्क्वायर के अलावा जो रहता है उसी को लिखना होता है कि v11 क्या आएगा कि k, बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पे भी एक k आ रहा है तो एटलीस्ट क्या होगा यहाँ पे तो 2k आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा कि 2k आएगा। और देन देखिए कि एक x2 का स्क्वायर जो है कि v22 इसमें क्या आ रहा है कि k आ रहा है, और इसमें जो है कि माइनस ऑफ k, बट इसको भी लिखना है कि हाफ के फॉर्म में। तो इसलिए हाफ को लिखना है तो हाफ के फॉर्म में लिखना है तो हाफ ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 2 कर दीजिए। तो इसमें क्या आएगा कि माइनस ऑफ 2k, इसको लिखना है कि x1 x2 एंड ओ क्या होगा कि x2 x1 से भी इक्वली सेपरेट होगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है कि देखिए इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करिए और इस हाफ आपने एक्स्ट्रा लिया है तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो क्या होगा कि -2k आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा कि x1 x2 के प्लेस में -1 एक k आएगा और एक बार x2 x1 के लिए, सो वो भी क्या होगा कि -k। तो यही है t एंड v का जो फॉर्म। देन आपको क्या करना था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना था, उसका रेशियो पूछा गया था। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि
जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो इसमें से जो ओमेगा होता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का 2 वैल्यू आएगा, सीधे रास्ते को फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे यूज होगा। तो कैलकुलेट करने से जो रेशियो आएगा तो थोड़ा देख लीजिए कि 3 प्लस ऐसा एक ऑप्शन था रूट अंडर 5 इज टू 3 माइनस ऑफ रूट अंडर 5। इसको थोड़ा आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए, तो यही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो कुछ मैथ फिजिक्स से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो क्या है कि प्रॉब्लम नंबर 7 जो है कि एक मैट्रिक्स गिवन था और उस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था तो वो ऐसे गिवन था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जिसमें कुछ ऑप्शन ऐसे था कि 3, 6, एक ऑप्शन -6 भी था, और ऐसे करके कि 5, -5, -5, 6 ऐसे करके कुछ ऑप्शन था। तो देखिए कि इसमें क्या करना था कि एक मैट्रिक्स गिवन था, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन था, तो ये मैट्रिक्स ए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का, तो वही लगाना था कि 3 माइनस लैम्डा -1 2 -1 2 माइनस लैम्डा 0 2 0 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से जो फॉर्म आएगा तो लैम्डा का फॉर्म में आएगा, तो वो आएगा कि लैम्डा क्यूब प्लस कुछ लैम्डा स्क्वायर प्लस कुछ लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फिर क्या है कि जो फॉर्म आएगा एक्चुअली क्या आएगा कि ये -6 आएगा, ये -6, और यहाँ पे जो आएगा कि ये आएगा +6। तो देखिए क्या करना था कि आपको जो ये मैट्रिक्स था उसका आइगन वैल्यू का कैलकुलेशन करने का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसको कैलकुलेट करने से एक फॉर्म आएगा, तो उसमें आपको लगाना था कि यूज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम होता है तो क्या होता है कि लैम्डा के प्लेस में मैट्रिक्स को लिख सकते हो कि m, तो ये मैट्रिक्स जो था m गिवन था। ठीक है, तो लैम्डा के रिप्लेस में आप m को लिख दीजिए। तो जो क्वेश्चन था जो एक्चुअली जो इक्वेशन गिवन था उसमें से कंपेयर करिए तो आएगा -6। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो एक इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी - x ऑफ x sin x ऑफ dx। तो देखिए कि एक जो है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है कि 0 टू इन्फाइनाइट e⁻ ऑफ sx एंड उसके साथ fx ऑफ dx। तो देन यहाँ पे fx जो था x sin x एंड जो है कि तो फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू 1 अंडर a² + 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, एक जो प्रॉपर्टी होता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का L ऑफ x टू द पावर n ऑफ fx दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर n ऑफ d टू द पावर n ऑफ ds टू द पावर n ऑफ f ऑफ s। तो फिर देखिए कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पे लगाना है, देन वी गेट द रिजल्ट। तो ये जो वैल्यू आपको पूछा गया था, सो दैट इज इक्वल टू -1 ddS यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो x का जो पावर है देखिए वो क्या है कि 1। तो यहाँ पे ये x नहीं होगा, सॉरी। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको आप कंपेयर करिए तो क्या आएगा कि -1 ऑफ ddS ऑफ 1 + a² + 1। सो देन -1 और इसमें ये डिफरेंशिएट करने से -2s और यहाँ पे आ रहा है कि a² + 1 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये माइनस माइनस प्लस, सो 2s अंडर a² + 1 का स्क्वायर। तो फिर डाटा जो गिवन था कि 0, हाफ, 1 ऐसे करके कुछ डाटा गिवन था।
तो बट यहाँ पे देखिए कि ये क्या था कि e⁻⁻x था, तो दैट मीन्स जो एस का वैल्यू था क्या है कि 1, ठीक है। तो फिर तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा कि 2/1 का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, सो दैट मीन्स 2/4। सो दैट मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि हाफ जो ऑप्शन में था वही करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट में था, तो भी बहुत आसान था। क्या था कि ए डाइस थ्रो द 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट विल कम सेम इन द एवरी आउटकम। तो दैट मीन्स क्या है कि एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डाइस के केस में जो टोटल रिजल्ट आता है कि 6। सो दैट मीन्स यहाँ पे कितना बार थ्रो हो रहा है कि 3 टाइम्स, सो दैट मीन्स NS इक्वल टू 6⁵। तो दैट मीन्स 216। तो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी का पूछा गया था वो क्या था कि वो जो 3 बार थ्रो कर रहा है तो उसमें इक्वल जो रिजल्ट कितना बार आ रहा है। तो जैसे है कि इक्वल जो नंबर ऑफ जो सक्सेसफुल इवेंट होगा, तो सक्सेसफुल इवेंट को A से डिफाइन कर सकते हो, जो होगा कि देखिए कि 1 1 1 एक होगा, 2 2 2, नेक्स्ट 3 3 3, ऐसे करके बचा हुआ जो है कि 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6। तो ये टोटल कितना आ रहा है कि टोटल 6 आ रहा है, ऐसा कि हर सेम रिजल्ट आ रहा है। तो दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी था कि P ऑफ A दैट इज इक्वल टू NA अंडर NS, सो दैट मीन्स 6/216, सो दैट इज 1/36। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 1/36। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम कुछ डिस्कस कर लेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। इस बार पहले इतना सारे क्वेश्चन आया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, ऑलमोस्ट 3 या 4 क्वेश्चन आया था, ठीक है सर। तो क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर नॉन इंटरेक्टिंग बोसॉन्स इन 2 डायमेंशन केस में कि जो एक डिस्पर्सन रिलेशन गिवन था EK इक्वल टू C ऑफ मॉड ओवर K का रूट। तो क्वेश्चन क्या था कि एट लो टेम्परेचर द लीडिंग डिपेंडेंसी ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर T। स्पेसिफिक हीट का लो टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर से कैसा रिलेशन होगा, जो ऑप्शन 4 ऐसे था। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो स्पेसिफिक फार्मूला होता है कि CV इज प्रोपोर्शनल टू T⁻D/S। और S कहाँ से मिलता है कि S जो मिलता है कि जो डिस्पर्सन रिलेशन गिवन रहता है कि जो है कि C यहाँ पे जो था C ऑफ √K ऑफ मॉड। तो दैट मीन्स क्या था कि जो S का वैल्यू होता है कि एक्चुअली जो होता है C ऑफ K⁻S इन जनरल जो फॉर्म होता है, तो S का वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है कि हाफ, S का वैल्यू आ रहा है हाफ। और ये क्या बोला गया था कि 2 डायमेंशन केस में बोला गया था, तो इसलिए D जो है कि डायमेंशन, ये जो फॉर्मूला था इसको यूज करना था। तो CV इज प्रोपोर्शनल टू T⁻2/2, सो दैट मीन्स T⁴। स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ T⁴ के साथ क्या होगा कि प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन A। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि ए डिस्पर्शन रिलेशन इज गिवन एप्सिलॉन इक्वल टू V ऑफ F ऑफ यहाँ पे एज कट के ऐसा था, व्हेयर Vf इज द फर्मी वेलोसिटी इन 3 डायमेंशन इफ द नंबर डेंसिटी रिलेटेड टू द फर्मी एनर्जी। तो ये 3 डायमेंशन के केस में था, तो ये थोड़ा चेक कर लीजिए, ये सारे मेमोरी बेस्ड है तो कुछ डाटा में फ़र्क भी हो सकता है, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए कि एक्चुअल ये था कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि फर्मी एनर्जी का नंबर डेंसिटी से जो चेंज हो रहा है, जो रिलेशन है कि EF इज प्रोपोर्शनल टू n⁴ तो आपको बताना था कि ऐसे रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी बोला था जो अगले केस में कि जो डिस्पर्सन रिलेशन होता है तो उसमें से आपको कंपेयर करना है कि K के पावर में क्या है। तो अभी भी ये जो क्वेश्चन है कि देखिए कि K के पावर में कुछ नहीं था, मतलब ये क्या है कि 1 है,
तो कंपेयर करने से एज का वैल्यू क्या है कि 1। और जो डायमेंशन बोला गया था, डायमेंशन जो है कि 3 डायमेंशन बोला गया था। और फर्मी एनर्जी का जो नंबर डेंसिटी से जो फॉर्मूला होता है कि वो होता है कि एस अंडर डी। तो दैट मीन्स नंबर डेंसिटी जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे एस का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 3, सो दैट मीन्स 1/3। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा नंबर डेंसिटी फर्मी एनर्जी से 1/3 जो था वही ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर 12, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी En इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ E नॉट, where the n इक्वल टू 1 2 3, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है। तो इफ द एनर्जी लेवल फील्ड विद द n स्पिन 3/2 पार्टिकल्स, n स्पिन 3/2 पार्टिकल्स, एक्चुअली 3/2 फर्मियंस, एंड बोला गया था उसके साथ कि हाफ कुछ पार्टिकल है जो है कि स्पिन हाफ फर्मियंस। फाइंड द एनर्जी रेशियो, क्वेश्चन बोला गया था फाइंड द एनर्जी रेशियो, एक्चुअली फर्मी एनर्जी रेशियो, दैट इज 3/2 अंडर 1/2 ऐसे पूछा गया था। तो देखिए कि इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा। तो जो एनर्जी गिवन था n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो लाइन आ रहा है कि E0 फर्स्ट केस में, नेक्स्ट होगा कि 4 is 0, नेक्स्ट होगा 9 is 0, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो 3/2 स्पिन के लिए जो मल्टीप्लिसिटी होता है कि 2s + 1 से 4 आ रहा है, और ये हाफ स्पिन फर्मियन के लिए जो मल्टीप्लिसिटी आ रहा है कि 2। तो इसका मतलब है कि स्पिन हाफ के पार्टिकल के केस में कंसिडर करेंगे तो क्या होगा कि एक स्टेट में 2 पार्टिकल मैक्सिमम रहेगा। फॉर स्पिन 3/2 फर्मियन के लिए जो मैक्सिमम जो पार्टिकल एक स्टेट में रहेगा वो क्या है कि 4। तो देखिए कि अभी आप अरेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो एनर्जी का जो वैल्यू है, मतलब एनर्जी का जो स्टेट है ये तो चेंज नहीं होगा, बट पार्टिकल जो बैठने के समय क्या होगा, जो केस है तो डिफरेंट होगा। तो जैसे है कि आप 3/2 स्पिन के लिए तो क्या होगा कि 4 और मल्टीप्लाई ऑफ 1 + 4 + 9 प्लस ऐसे करके चलेगा। और नेक्स्ट जो है कि हाफ स्पिन के लिए जो होगा कि मैक्सिमम 2 रह सकता है कि 2 और मल्टीप्लाई ऑफ, ये जो एनर्जी का वैल्यू तो जो है एनर्जी लेवल वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बोला गया था कि इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये 2 रेशियो कैलकुलेट करने से इसका जो 2 वैल्यू है, ए वैल्यू और ए वैल्यू इक्वल है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा कि 2 आएगा। मतलब 3/2 पार्टिकल के लिए और हाफ पार्टिकल के लिए जो फर्मी एनर्जी का जो रेशियो आएगा वो 2। फॉर कैडमियम एटम द ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट 1d1 से 1p2, ये 2 स्टेट पे क्या हो रहा है कि ट्रांजिशन हो रहा है। ये एटॉमिक से पूछा गया था और बोला गया था कि एक वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो पहला तो केस क्या है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफिक बोला गया था, तो इसलिए जो जीमान इफेक्ट होता है कि नॉर्मल एंड एनामोलस, तो इसमें क्या होगा कि एनामोलस जीमान इफेक्ट होगा फॉर वीक मैग्नेटिक फील्ड बोला गया था इसलिए। तो जो ट्रांजिशन रूल होता है तो क्या होता है कि आपको भी पता है कि एल का वैल्यू जो होता है उसमें से दैट मीन्स जे का वैल्यू जो होता है उसमें से एम जे का वैल्यू मिल जाएगा। ये 2 आ रहा है तो एम जे का वैल्यू 5 आएगा, 2j + 1 जैसे होगा कि 2 1 0 -1 -2 ऐसे आएगा। और इसमें क्या है कि j का वैल्यू 1 है तो इसलिए इस स्टेट में आएगा 1 0 एंड -1, ठीक है। तो फिर जो सिलेक्शन रूल था कि डेल्टा ऑफ एम जे इक्वल टू 0 ±1, बट जे से जे 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। बाकी जो सारे हैं कि वो 0 और +-1 हो वो अलाउड होता है। बट इसमें जो है कि ये कैलकुलेट करने से शायद 8 आ रहा है, तो शायद ऑप्शन में 8 नहीं था, ठीक है। स्टूडेंट ने बोल रहा था कि 8 गिवन नहीं था, तो शायद एक ऑप्शन 9 था। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और भी तरीका है जो है कि
जो कंपोनेंट मिलता है एनामोलस रीमन इफेक्ट में, पाई कंपोनेंट, सिग्मा कंपोनेंट, ठीक है। पाई कंपोनेंट का मतलब जो है कि फील्ड से प्लेन पोलराइज्ड होता है, और जो साइक्लोरली पोलराइज्ड होता है वो क्या है, जो कंपोनेंट साइक्लोरली पोलराइज्ड होता है वो सिग्मा कंपोनेंट बोला जाता है। तो एनामोलस रीमन इफेक्ट के लिए नंबर ऑफ जो सिग्मा लाइन मिलता है, नंबर ऑफ जो सिग्मा लाइन, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि 2 ऑफ J1 प्लस J2। तो वेयर J1 J2 आर द, ये जो दो ट्रांजिशन हो रहा था दोनों के बीच में, तो ये इसको कंसिडर करिए कि J1, इसको कंसिडर कर लीजिए कि J2। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो स्मॉल होता है वही J1 को डिफाइन कर जाता, और जो लार्ज होता है वो J2 को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या मिल रहा है कि देखिए कि इसमें से जो आ रहा है कि 6 आ रहा है, तो 6 कंपोनेंट क्या आ रहा है कि सिग्मा कंपोनेंट, एंड देन और जो एक कंपोनेंट होता है कि पाई कंपोनेंट। पाई कंपोनेंट का जो फॉर्म होता है कि जो फॉर्मूला होता है कि वो होता है 2 ऑफ J1 प्लस 1, 2 ऑफ J1 प्लस 1। तो ये चीज़ ध्यान में रखना था कि J1 जो होता है वो स्मॉल, जो दोनों से जो स्मॉल होगा वही J1 होता है। तो इसमें से देखिए क्या आएगा कि 2 ऑफ 1 प्लस 1, यही होता है पाई कंपोनेंट या पाई लाइन जो होता है कि 3। तो टोटल क्या आ रहा है कि 6 हो रहा है कि सिग्मा कंपोनेंट, 3 आ रहा है पाई कंपोनेंट। तो बोला गया था टोटल कितना लाइन आ रहा है, तो 9 होगा। तो आप इसमें से सिलेक्शन रूल में लगाएंगे तो 8 आएगा। तो देखेंगे कि 8 के आसपास 9 ही था, ठीक है, बट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा था। बट ये सिग्मा एंड पाई कंपोनेंट लगाने से एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वांटम से एक क्वेश्चन आया था कि परटर्बेशन थ्योरी से, तो जो बोला गया था कि एक एसिमेट्रिक जो है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स था, तो उसमें ग्राउंड स्टेट में बोला गया था कि एनर्जी का करेक्शन क्या होगा। तो देखिए कि जो पार्टनर हैमिल्टोनियन था ऐसे था कि एप्सिलॉन कॉस ऑफ पाई एक्स अंडर एल। तो आपको बोला गया था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन क्या होगा। तो एनर्जी करेक्शन जो होता है कि साई ऑफ एच पी ऑफ साई ब्रैकेट नोटेशन। तो यहाँ पे जो आएगा कि जो एसिमेट्रिक पोटेंशियल था, तो इसलिए क्या होगा कि कॉस टर्म आएगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट था, तो इसलिए तो क्या आ रहा है कि 2 ऑफ एप्सिलॉन अंडर एल, और इसमें आएगा कॉस स्क्वायर वहाँ से आ रहा है, और एक गिवन था कि कॉस क्यूब आ जाएगा पाई एक्स अंडर एल, और इसमें से dx, और लिमिट जो था कि -L/2 से +L/2, जैसे आपने एसिमेट्रिक पोटेंशियल पढ़ रखा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट पहले चेंज कर दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा कि 2 कर दीजिए, तो 2 2 = 4 एप्सिलॉन अंडर एल। तो लिमिट जो है 0 to L अंडर 2, और इसमें आ रहा है कि कॉस क्यूब ऑफ पाई एक्स अंडर एल ऑफ dx। तो देन क्या है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है कि ये 4 को लेके जाएंगे तो 4 कॉस क्यूब पाई एक्स अंडर एल ऑफ dx। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस ऑफ 3 पाई एक्स अंडर एल प्लस 3 ऑफ कॉस ऑफ पाई एक्स अंडर एल, और उसके साथ dx, और लिमिट जो है कि 0 to L अंडर 2। नेक्स्ट जो है कि एप्सिलॉन अंडर एल ऑफ एल अंडर क्या आ रहा है कि 3 पाई ऑफ साइन ऑफ 3 पाई एक्स अंडर एल प्लस 3L अंडर पाई ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स अंडर एल, और जो लिमिट होगा 0 से L अंडर 2। तो ये सारे कैलकुलेट करने से जो आ रहा है देखिए कि एप्सिलॉन अंडर एल, कैलकुलेशन आप लोग खुद देख लीजिए एक बार। तो क्या आ रहा है कि L अंडर 3 पाई, और इसमें आ रहा है कि साइन ऑफ 3 पाई अंडर 2, और जो है कि ये लिमिट एक बार आएगा कि जो है कि 3L अंडर पाई। तो इसमें से जो आ रहा है कि 1 अंडर पाई और -1 अंडर 3 प्लस 3, और एक एप्सिलॉन रहेगा, ये तो पहले से था, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आएगा 8 अंडर 3
पाई और क्या है कि एप्सिलॉन। तो एक ऑप्शन ऐसा था कि 8 एप्सिलॉन अंडर 3 पाई ऐसे था। मेरे को इतना क्वेश्चन मिला है और भी एक दो क्वेश्चन मिला है जैसे सॉलिड एंड न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स से। तो और भी किसी के पास कुछ क्वेश्चन है, मतलब कुछ मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो पहला सेशन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो देखते रहिए और अभी इतना ही। गुड लक।